जी, नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज़ अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। सबसे पहले यही दरख़्वास्त कि नया दौर न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इनसाइट मिलता रहे। और एक और दरख़्वास्त कि पसंद करें या नापसंद करें, मेरे व्लॉग को देखें और कमेंट ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, अब व्लॉग की जानिब चलते हैं। पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी और बड़ी खबर तो ये है कि पाकिस्तान की वफाकी काबीना जो है, निगरान वफाकी काबीना, उसने ये फैसला कर दिया है कि जो पाकिस्तान का कपाट है उसमें पाक ईरान गैस पाइपलाइन में, उस पर अमल दरामद किया जाएगा, उस पर काम शुरू किया जाएगा। 81 किलोमीटर की बिल्ड की जाएगी गैस पाइपलाइन। और गुज़िश्ता रोज़ ये भी खबर थी कि रूस ने ये ऑफर की है कि वो पाकिस्तानी साइड बिल्ड कर सकता है और इस हवाले से मदद कर सकता है। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन इससे दो तीन बड़े फायदे होंगे। एक तो जो ईरान की जानिब से $18 अरब के जुर्माने का वो जो क्लेम है अंडर द फ्रेंच लॉ, ईरान वो क्लेम वापस ले लेगा और गैस पाइपलाइन बन जाएगी तो पाकिस्तान को गैस की फराहमी शुरू हो जाएगी। फिर घरेलू और जो इंडस्ट्रियल सार्फिन है उनको जरा सस्ती गैस मिलेगी तो महंगाई का जो रेशो है वो भी जरा कम होगा इस हवाले से। फिर $5 अरब की बचत होगी पाकिस्तान को सालाना, क्योंकि इस वक्त जो हम LNG मंगवाते हैं वो महंगी मंगवानी पड़ती है और फिर उसके लिए एक साल पहले बिल्ड करना पड़ती है। तो हम जिस किस्म की सूरत से दो चार है तो हमें इस वक्त कंसेशन फ्री नहीं मिल रही। तो ये बड़ी अच्छी खबर है और अल्लाह करे इस पर अमल दरामद हो जाए। लेकिन पाकिस्तान एक दरखास्त अमेरिका से भी करेगा तो उसे ईरान के साथ गैस खरीदारी के मामले में इस्तिस्ना दिया जाए, क्योंकि अमेरिकी पाबंदी आयद है और उनको ब्लैंकेट कवर हासिल है अक़वाम मुत्तहिदा का भी। लेकिन कुछ ईरान के दीगर पुरुष ममालिक जो है वो उससे खरीद रहे हैं ऑलरेडी। तो उन्होंने भी अमेरिका से इस्तिस्ना मांगा था, अमेरिका ने उनको इस्तिस्ना दिया हुआ है और इसी वजह से ये मामला है पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबर है। अब रेगुलर व्लॉग की जानिब चलते हैं नाज़रीन। तो आज हमारी PTI जो है उन्होंने एक और फिर ये तस्दीक कर दी कि IMF को खत लिख रहे हैं। बल्कि उन्होंने आज उनका केस था अल-कादिर ट्रस्ट केस, जिसमें उन पर आयद होनी थी फर्द जुर्म अब 27 फरवरी तक चली गई है, आयद नहीं हो सकी। लेकिन इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की कि IMF को खत लिख दिया गया है और उस खत में यही दरखास्त है कि पाकिस्तान को ये पैसे ना दिए जाए। उनकी अपनी एक लॉजिक है, वो अपनी लॉजिक के जिम्मेदार वो खुद है। फिर PTI के जो वकला हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, अली ज़फ़र से ये गुज़िश्ता रोज़ बात की थी उन्होंने, तो वो तावीलें दे रहे हैं कि ये तो बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है और ये बड़ा बादशाह है और पाकिस्तान कर्जा कैसे वापस करेगा और ये वो बहुत मुख्तलिफ किस्म की तावीलें दे रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी बात है नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर इस साल के लिए $25 अरब दरकार हैं जो पाकिस्तान को करने हैं, इंटरनेशनल रीपेमेंट्स करनी है। अगले साल भी इतना ही अमाउंट दरकार होगा। तो पाकिस्तान के पास सिवाय इसके कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जो आखिरी ट्रेंच है वो भी ले IMF से और फिर उसके बाद नए प्रोग्राम में जाए $6 अरब के, क्योंकि यही एक वाहिद रास्ता है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी जो है वो सस्टेन करेगी और फिर पाकिस्तान जो है वो अपने वसाइल से दीगर ममालिक के साथ दो तरफा रवाबित में पाकिस्तान ये हासिल कर सकेगा वो रकम जो कर्जों की जिनसे कर्जों की अदायगी मुमकिन हो सके, बैनुल-अक़वामी कर्जों की। तो ये एक बड़ा वाक़या है। लेकिन खान साहब ने ये फरमा दिया। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान अगर IMF इस बात पर थोड़ा सा हो जाती है, वीक हो जाती है, मतलब शेकी हो जाती है, तो और वो पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मज़ीद कड़ी शराइत आयद कर देती है, तो वो जो महंगाई का तूफान आएगा उन शराइत के नतीजे में अगर हुकूमत मानती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और अगर वो उस वक्त की हुकूमत जो है वो जो नई हुकूमत होगी अगर वो अवाम के गज़ब के डर से वो शराइत नहीं मानेगी तो जिम्मेदार कौन होगा, उसके नताइज जो होंगे, जो डिजास्टर होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस हवाले से हुसैन हक्कानी का एक तबसरा आया, उन्होंने कहा कि घर में खबरें घड़कर और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर पोजीशन खराब करना ये सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है। लेकिन फारूक सलीम का बड़ा जानदार तबसरा था। उनका ये कहना है कि IMF को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इलेक्शन की सलमियत और इंटेग्रिटी के हवाले से कोई तहकीकात कर सके। अमेरिका की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन वो कई जगहों पर वो तहकीकात जारी हैं। लियाकत अली चट्ठा की तहकीकात हो गई, उनके बयान की दादली की और उसमें लियाकत अली चट्ठा का अपना बयान भी लग गया है। तो अब अमेरिकी उस पर क्या कहेंगे। फिर साथ साथ ये भी मामला है कि जो चीन है, सऊदी अरेबिया है,
وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑا پاکستان کے لیے اس وقت یہ خط جو ہے وہ پاکستانی جو حکام ہے ان کو یہ امید تو ہے کہ اس خط پر کوئی توجہ نہیں دے گا یہ دنیا, لیکن اگر کہیں سے کوئی اس کے اوپر کچھ پریشر پاکستان پر آ جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے ذرا بہت مشکل کریٹ ہو جائے گی. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی, ہم نے کہا آپ کو آگاہ کریں, لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ ناظرین یہ ہے کہ خواتین کی جو نشستیں ہیں ان کو الاٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے. پنجاب میں مجھے کچھ 36 مل گئی ہیں, پیپلز پارٹی کو کچھ نشستیں ملی ہیں, غالباً 3 ملی ہیں یا 4 ملی ہیں, لیکن یہ نشستیں جو ہیں جو پی ٹی آئی کے کوٹے کی نشستیں ان کا فیصلہ بھی روک لیا گیا. سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو 20 ملی ہیں, ایم کیو ایم کو 6 ملی ہیں, تو باقی کچھ نشستیں روک دی گئی ہیں. کے پی اسمبلی اور کی نشستیں روکی ہوئی ہیں. بلوچستان اسمبلی کی نشستوں کا بھی نوٹیفکیشن ہو گیا, خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں. اب منڈے کو الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ پی ٹی آئی کو یہ نشستیں مل سکتی ہیں کہ نہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کی سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے, اس کے 2 رہنماؤں نے جوائن نہیں کیا. اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تھوڑی دیر میں. اب جو ایک کیس جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی اپنا کیس بلڈ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو گزشتہ اسمبلی تھی 2018 والی, اس میں فاٹا سے آزاد اور حیثیت پر منتخب ہونے والے 3 افراد نے بلوچستان عوامی پارٹی کو جوائن کیا تھا. اور لا میں کہیں بہت وضاحت ہے اور کہیں لا خاموش ہے, لیکن ایک ٹیکنیکل پہلو یہ ہے کہ سنی تحریک نے الیکشن نہیں, سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا, بلوچستان عوامی پارٹی نے الیکشن لڑا تھا. بلوچستان عوامی پارٹی کے نمائندے منتخب ہوئے تھے قومی اسمبلی میں بھی اور بلوچستان اسمبلی میں بھی. تو اس لیے ان کا کیس ذرا ڈفرینٹ ہے. سنی تحریک اتحاد کونسل نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا, اور پھر ان کا سمبل ضرور موجود ہے لیکن اپنے سمبل پر الیکشن نہیں لڑا. اس کا تو چیئرمین اس کے سمبل پر الیکشن نہیں لڑا. یہ میں نے آج کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے سیکشن 4 کا حوالہ دیا الیکشن ایکٹ کے, اس کے تحت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں مل سکتی. میں نے ان سے پوچھا آپ کو ریکارڈ کوٹ کر دیا جائے, انہوں نے کہا یس, اور پھر انہوں نے ماضی کی چند ایک مثالیں بھی دی. اور لیکن اگر مل بھی گئی تو سنی اتحاد کونسل کی لسٹ کو میں جو خواتین ہیں پہلے وہ منتخب ہوں گی ایم این ایز, اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں کا کی باری آئے گی. لیکن اطلاعات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی تو کوئی لسٹ ہی موجود نہیں ہے. اب یہ معاملات ہیں, پی ٹی آئی کو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے نشستیں ملیں گی. لیکن جہاں تک دھاندلی کی بات ہے تو دھاندلی میں اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں, پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہماری تو 180 سیٹیں تھیں, یعنی اس وقت ان کے پاس 92 ہیں بقول ان کے اپنے کلیم کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 88 سیٹوں پر جو ہے وہ دھاندلی ہو گئی, اور 88 سیٹوں کی دھاندلی کو چیلنج کرنا چاہیے عدالتوں میں. عدالتوں میں میں فگر کریکٹ کر رہا ہوں, لیکن ان کی فگر وہ نہیں ہے جو جن پر وہ دھاندلی کا شور ڈال رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بیانیہ کھڑا کیا جا رہا ہے, اس بیانیے کے اراؤنڈ میں پھر دباؤ بڑھایا جائے گا, پارلیمنٹ کو جو ہے نا وہ کمزور کہا جائے گا, پارلیمنٹ کو کہا جائے گا کہ یہ تو جعلی پارلیمنٹ ہے, جعلی مینڈیٹ والی پارلیمنٹ ہے. لیکن آج اس پر ہم نے گزشتہ روز کی پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے بات کی تھی کہ ان کا پارلیمانی کردار کیا ہوگا پی ٹی آئی کا. ان کا یہ کہنا تھا, اور انہوں نے وہ جان ہمیشہ اللہ کو انہوں نے دینی ہوتی ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہم نے ہارمونی کی سیاست کرنی ہے, ہم نے یہ نہیں کرنا کہ جھگڑا کرنے والے لوگ پی ٹی آئی سے بھاگ گئے ہیں, چلے گئے ہیں چھوڑ کر. آج میں نے بیرسٹر گوہر جب وہ رجسٹریشن کرانے آئے بطور ممبر قومی اسمبلی اپنا فیسیلیٹیشن سینٹر میں, ان سے بات کی. ان کا یہ کہنا تھا, میں نے ان سے سوال کیا پرٹیکولر سوال کے الزامات بھی ہیں آپ کے, دھاندلی کا شور ہے, بہت بڑی اپوزیشن آ گئی ہے آپ کی صورت میں, اور سخت رویے کی اپوزیشن ہے, مسائل بڑے ہیں, پاکستان کی اکنامک صورتحال بہت خراب ہے, تو کیا آپ لوگ پارلیمان کی مدت پوری کرائیں گے یا اس کے جلد خاتمے کی بات کریں گے, کیونکہ فیصل وارڈا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 1 سے 1.5 سال میں الیکشن ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جعلی مینڈیٹ والی پارلیمنٹ ہے, ہماری بہت سارے تفصیلات ہیں, شکایت ہیں, لیکن ہم پارلیمان میں بیٹھیں گے اور کچھ اللہ کرے یہ پارلیمان اپنی مدت پوری کرے. یعنی ان کا میسج یہ ہے کہ ہم پارلیمان کو مدت پوری کرائیں گے. اب پارلیمان کی مدت کیسے پوری کرائیں گے, عمران خان کے اقدامات سے روگردانی کریں گے تو کرائیں گے پارلیمان کی مدت پوری, ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ناظرین کہ میں نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ اب 2 لوگوں نے یعنی عمر ایوب نے اور آپ نے جوائن نہیں کیا, انہوں نے کہا ہم نے پارٹی فنکشنل رکھنا ہے, زندہ رکھنا ہے, تو ہم نے اس لیے جوائن نہیں کیا کیونکہ ہمارا انٹر پارٹی الیکشن ہو رہا ہے, اس کی پتہ نہیں کیا فیٹ ہوتی ہے. گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا اکبر بابر کیا کرنے جا رہے ہیں. بہرحال
उनका ये कहना था कि क्योंकि हम दोनों ही वहाँ हैं तो उस प्रोसेस को हमने शुरू कर दिया है। इलेक्शन होगा हमारा 3 मार्च को, अब देखते हैं कि 3 मार्च को क्या इलेक्शन का क्या नतीजा निकलता है। अकबर एस बाबर कामयाब होते हैं या नहीं। तकनीकी और कानूनी तौर पर उनका नुक्ता बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन नाज़रीन एक और आपको खबर बताते चलते हैं कि पार्लियामान में फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया कमेटी रूम नंबर 2 में। अब बड़ा अच्छा इंतजाम है। हमने वहाँ 2 दिन बाद जायजा लिया। एमएनए आते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनका कार्ड बनाकर देना होता है। मुख्तलिफ प्रोसेस उनको समझाए जाते हैं, गुजरते हैं और मुख्तलिफ प्रोसेस से चेक करते हैं बैंक अकाउंट, ये वो बहुत सारी चीजें होना होती हैं। फिर उसके बाद उनका कार्ड बनता है, तस्वीर बनवाते हैं। अच्छा इंतजाम है। और वहाँ हमने पूछा आज कि किस किस का कार्ड जारी हो गया। एक तो पीटीआई के बैरिस्टर गौहर ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। यूसुफ गिलानी जो है वो उनका भी कार्ड बना दिया क्योंकि वो सेनेट के मेंबर हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी करवा ली है। वो पहले से क्योंकि उनका रिकॉर्ड चला आ रहा है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने 123 की नशिस्त रखी है। यूसुफ गिलानी साहब जो है वो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे। कहा भी जा रहा है कि वो कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे, वोट करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे और फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। उससे पहले सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। अब एक लंबा प्रोसेस है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन शहबाज शरीफ ने 123 की नशिस्त रखी है, उनकी भी रजिस्ट्रेशन कर दी गई है, उनका कार्ड भी जारी कर दिया गया है। हमजा शहबाज का नहीं किया गया है। उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि वो कौमी में जाएंगे या सूबाई में जाएंगे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब का जो है वो कार्ड नहीं बना है। वो भी अभी बताएंगे या खुद आएंगे, जो भी है, क्योंकि वो तवील अरसे से पार्लियामान के मेंबर नहीं है। आसिफ अली जरदारी का कार्ड भी जारी कर दिया गया है। लेकिन बिलावल भुट्टो का नहीं हुआ क्योंकि बिलावल भुट्टो 2 नशिस्तों से इलेक्शन लड़े। उनको ये बताना है कि वो NA-196 रखेंगे अपने पास या NA-194। तो जो भी नशिस्त को खाली करेंगे दूसरी नशिस्त से उनको कार्ड जारी किया जाएगा। अब नाज़रीन इसमें एक खबर और है पार्लियामान के हवाले से कि डिप्टी स्पीकर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी किसी खातून को नामजद करेगी, लेकिन चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी नाम ज़ेरे गौर है और हो सकता है पीपल्स पार्टी पहली खातून चेयरमैन सेनेट का तोहफा इस मुल्क को दे दे। शेरी रहमान का भी नाम ज़ेरे गौर है, यूसुफ गिलानी साहब का भी नाम ज़ेरे गौर है और सलीम मानवी वाला का भी एक आध शायद कोई और नाम भी है। लेकिन असल खबर है बलूचिस्तान में अभी हुकूमत साजी होनी है। लेकिन जाम कमाल जो है वहाँ थे वज़ीर आला के उम्मीदवार, लेकिन अब चूंकि नून लीग वज़ीर आला के उम्मीदवार का फैसला कर चुकी है कि पीपल्स पार्टी को वोट देगी, तो अब जाम साहब के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो मरकज में आ जाए। मरकज में आ जाते हैं तो साथ ही बलूचिस्तान की जो पार्टी है उन्होंने नवाज शरीफ के से एहतजाज भी किया और ये तजवीज़ रखी है कि स्पीकर का ओहदा बलूचिस्तान को दिया जाए। तो कौमी असम्बली में स्पीकर का ओहदा बलूचिस्तान को दिया जा सकता है। इस तरह से सदर सिंध का हो जाएगा, बलूचिस्तान वज़ीर आज़म पंजाब का हो जाएगा, स्पीकर कौमी असम्बली बलूचिस्तान का हो जाएगा। चेयरमैन सेनेट हो सकता है कि वो हो वहाँ से सराइकी इलाके से अगर यूसुफ गिलानी होते हैं तो सराइकी बेल्ट से हो जाएगा या फिर सिंध से हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग की काबीना में गुजरा होंगे, अभी मुकाम भी होंगे और दीगर भी होंगे। तो बहरहाल फेडरेशन जो है वो रिप्रेजेंट नुमाइंदे जो है वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे आईनी उहदों पर। तो हमने कहा कि आपको इन तमाम डेवलपमेंट से आगाह करें। मुझे नाज़रीन इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।